दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर से बात करेंगे सीएचओ मॉडल टेस्ट पेपर्स के बारे में और आज का हमारा पार्ट होगा थर्ड, जिसके अंदर भी हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दो पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आपको सीएचओ मॉडल टेस्ट पेपर 2021 नेम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड होना पड़ेगा। टेलीग्राम पे आपको जाना है और वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स, वहाँ पे अपने आप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज भी होती है, उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा आप उठा सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज की इस वीडियो के अंदर भी, जो सीएचओ के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू कंडीशन कॉल्ड। देखिए जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ कंडीशन पेशेंट्स के अंदर देखी जा सकती है, पर्सनस के अंदर देखी जा सकती है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, ये आपको सीधा सीधा पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन थर्ड, टिटेनी। जो टिटेनी है, टिटेनस है, जो टिटेनी है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज। जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी से क्या कॉज होगा। यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए गए, चारों में से आपको एक ही राइट करना है। हालांकि आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया गया था, लेकिन उसमें तीन ऑप्शंस जो दिए गए थे वो तीनों ही सही थे। यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरासमस एंड क्वाशियोरकर आर बोथ डिजीज अकरिंग इन इन्फेंट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स। देखिए जो मरासमस और जो क्वाशियोरकर है इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर भी बताया था, मरासमस को लेकर कि ये कौन सी डिजीज कंडीशन है, PEM। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, मरासमस और जो क्वाशियोरकर जो दोनों ही डिजीज कंडीशन है ये कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। दोस्तों PEM का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जो मरासमस और जो क्वाशियोरकर है दोनों ही क्या है, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कौन से न्यूट्रिशन की कमी से होगा, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से होगा, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, प्रोटीन। ये प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। देखिए जो विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था, ये आपको पूछा गया है और ये आपको पूछा भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए, याद कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, 1970। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम जो है वो 1970 में स्टार्ट किया गया था, या इस टाइम इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज़ गिवन एट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और अब की बार भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, पहले तो देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज़ गिवन एट, यानी जो विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज होती है वो कब एडमिनिस्टर की जाती है। हालांकि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो मिजल्स की जो डोज है, मिजल्स वैक्सीन की जो डोज है वो कब एडमिनिस्टर की जाती है, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिजल्स वैक्सीन है वो किसके साथ में लगाई जाती है, यानी कौन सी और अदर जो डोज है वो एडमिनिस्टर की जाती है मिजल्स वैक्सीन के साथ में। तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको आंसर में करना होता है विटामिन ए की डोज। जो विटामिन ए और जो मिजल्स है दोनों ही एक ही मतलब कौन से महीने पे लगाई जाती है, 9 मंथ पे, 9वें महीने पे जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है उस टाइम मिजल्स की वैक्सीन लगती है, साथ में विटामिन ए की फर्स्ट डोज भी उसको पिलाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, 9 मंथ आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। ध्यान रखना, मिजल्स और विटामिन ए दोनों की फर्स्ट डोज 9वें महीने पे, जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है उस टाइम पे लगाई और पिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। आयोडीन डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, 1963, 1963 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मिड डे मील प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन ए ईयर ऑफ। जो मिड डे मील प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट किया गया था? मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो कब स्टार्ट किया गया था? स्कूलों के अंदर चलता है मिड डे मील प्रोग्राम, जिससे जो भी बच्चे हैं जिनको मतलब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, उनको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, पीएम जैसी कंडीशंस डेवलप नहीं होगी, जब वो स्कूल जाएंगे तो उनको न्यूट्रिशन भी वहाँ पे मिलता रहेगा, तो उसके बहाने वो स्कूल भी जाते रहेंगे। तो मिड डे मील जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत जो है वो 1962 में की गई थी। मतलब ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 1962 में मिड डे मील प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोल ऑफ नर्स इन मिड डे मील प्रोग्राम इज। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो नर्स है उसके क्या रोल है मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर। ये प्रोग्राम है तो सीधी सी बात है नर्स के भी कुछ रोल होंगे, यहाँ पे कुछ अहम भूमिकाएं यहाँ पे निभाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसमें नर्स के क्या रोल है। ऑप्शंस आपके सामने है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। सभी फंक्शन होते हैं, ये सभी रोल होते हैं नर्स के मिड डे मील प्रोग्राम के तहत। देखिए असेसमेंट ऑफ हेल्थ, जो भी बच्चे हैं उनकी हेल्थ को असेसमेंट करना नर्स का ही काम है। प्लानिंग इवेल्युएशन, जो भी बच्चे की आप असेसमेंट कर रहे हैं उनको प्लानिंग करना है और इवेलुएट करना है कि क्या बच्चे का वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। मिड डे मील प्रोग्राम तो चला दिया है, लेकिन इसकी वजह से बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपको क्या करना है, प्लानिंग भी करनी है और इवेल्युएशन भी करना है। अगर बच्चे में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको प्लानिंग करनी होगी किस टाइप से इस बच्चे को इस बीमारी से निकाला जाए, है ना। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एजुकेशन, और न्यूट्रिशन एजुकेशन भी आपको देनी है कि ये आप खाएंगे तो इससे ये होगा, ये आप खाएंगे तो इससे ये होगा। तो ये न्यूट्रिशन एजुकेशन भी आपको देनी है। तो ये क्या है, सभी नर्स के रोल है मिड डे मील प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल वेट गेन, द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन होता है टोटल? तो दोस्तों आप सभी ने पढ़ा भी होगा और याद भी होगा आपको। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, 9 to 12 kg, 9 से 12 किलोग्राम प्रेगनेंसी के दौरान वज़न बढ़ जाता है, जो भी प्रेग्नेंट मदर्स होती है उनका। ओके, तो प्रेगनेंसी के दौरान 9 से 12 किलो वज़न जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज गिवन अप टू। देखिए जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है जिसको शॉर्ट में कहते हैं EBF, ध्यान रखिएगा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है EBF में F का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, E का मतलब क्या है, या फिर EBF स्टैंड फॉर, आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो EBF का मतलब होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, कब देनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, 6 मंथ, 6 महीने के बाद जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ इन्फेंट कैन बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ। जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो बच्चे को या इन्फेंट को कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, कितनी एज पे जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पे आपको फिर आंसर करना है ऑप्शन फोर, 12 मंथ, 12 महीने के बाद, जब बच्चा 12 महीने का हो जाए उसके बाद कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी के दौरान? दोस्तों यहाँ पे फिर आपको आंसर करना ऑप्शन फोर्थ 75 ग्राम, यानी कि प्लस 25 ग्राम जो है वो एक्स्ट्रा नीड होती है प्रेगनेंसी के दौरान, किसकी, प्रोटीन की। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे जो है 75 ग्राम आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। तो जो प्रोटीन की रिक्रूटमेंट है या रिकमेंडेशन है वो कितनी रहेगी प्रेगनेंसी के दौरान, 75 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम mg पर डे फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। देखिए यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैल्शियम को लेकर, CHO के एग्जाम में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितनी क्या ज़रूरत होती है कैल्शियम के प्रेग्नेंट वुमन को, लेकिन आपको यहाँ पे वैल्यू भी दी है कि mg पर डे, मिलीग्राम पर डे, कितना मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की ज़रूरत होती है प्रेग्नेंट वुमेन्स को। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, 1000 mg पर डे, यानी 1000 मिलीग्राम पर डे ज़रूरत होती है कैल्शियम की प्रेग्नेंट वुमेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विथ चिलोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चिलोसिस है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से या फिर किसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन थर्ड, विटामिन बी। जो विटामिन बी है उसकी डेफिशिएंसी से होता है चिलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी कैलोरीज आर रिकमेंडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। देखिए जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है या फिर आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि लैक्टेटिंग मदर्स जो होती है, उनको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, उनको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट 25,000 यानी 2500 कैलोरीज की एक्स्ट्रा नीड होती है, यानी कि इतनी नीड उनको होती है। एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, एक्स्ट्रा नीड की बात करें तो 350, 300 से लेकर 350 एक्स्ट्रा नीड हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, ये प्लस में आपको देनी होती है। और ये एम्स में 2-3 बार मतलब एम्स नॉर्सेट में 2 बार ये एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट 2500 कैलोरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच न्यूट्रिएंट इज ऑफन गिवन टू इन्फेंट एट बर्थ। देखिए कौन सा जो न्यूट्रिशन है वो इन्फेंट्स को एट बर्थ पे दिया जाना चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो इन्फेंट्स को एट बर्थ पे दिया जाना चाहिए। तो आप सभी को पता ही होगा एट बर्थ पे क्या दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, विटामिन के। विटामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं बच्चे को एट बर्थ के ऊपर, ताकि उसमें कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो। ओके, क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है विटामिन के, इसलिए इन्फेंट्स को जब भी एट बर्थ पे जो भी इन्फेंट्स होते हैं उनको विटामिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइम्स ए डे डू न्यूबॉर्न जनरली नीड टू फीड। यानी कितने समय बाद न्यूबॉर्न को जनरली जो है फीड करने की ज़रूरत होती है, कितनी बार फीड करने की ज़रूरत होती है, कितने टाइम, मतलब यहाँ पे ऐसा दिया गया है कितने टाइम जो भी न्यूबॉर्न है उसको दिन में कितनी बार फीडिंग करने की ज़रूरत होती है, सीधा सीधा ये आपको पूछा गया है। देखिए ऑप्शंस तो आपके सामने है, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन थर्ड 8 to 12 टाइम्स। दिन में जो भी न्यूबॉर्न है उसको पर डे 8 से 12 बार फीडिंग करवानी ही करवानी चाहिए, उसकी इतनी नीड तो होती ही होती है, 8 से 12 बार फीडिंग उसको करवानी चाहिए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना है 8 to 12 टाइम्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा भी जा सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फूड्स आर ए गुड अल्टरनेटिव फॉर दोज हु डोंट लाइक ड्रिंकिंग मिल्क। देखिए वो कौन कौन से फूड्स है जो अल्टरनेटिव्स है, यानी कि जिनको ड्रिंकिंग मिल्क के साथ में वो अच्छे नहीं होते हैं। जब भी आप मिल्क वगैरह ड्रिंक करते हो तो उसके साथ में उनको नहीं लेना चाहिए। कौन कौन से वो ऐसे फूड्स हैं, ऑप्शंस आपके सामने है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन ब्रेड। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन ब्रेड, ये ऐसे फूड्स है जिनके साथ में मिल्क नहीं लेना चाहिए। डोंट लाइक ड्रिंकिंग मिल्क। ओके, ये इस प्रकार के फूड्स है जिनके साथ में मिल्क नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेग्नेंट वुमेन शुड फॉलो ए डाइट। देखिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको किस प्रकार की डाइट्स दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन थर्ड, दैट न्यूट्रिशियस कंसिस्टिंग फॉर ए वेराइटी ऑफ फूड्स। यानी कि अलग अलग वेराइटी के फूड्स जो होते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ की जो फूड्स की जो सुविधा होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डेली सिर्फ CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो, फैट भी उनको मिलना चाहिए, प्रोटीन भी उनको मिलना चाहिए, वाइटामिन्स भी उनको मिलना चाहिए, और जो आयरन वगैरह है, कैल्शियम, विटामिन डी, जो कुछ भी है जो सब कुछ मिलना चाहिए। सब प्रकार की वेराइटीज़ जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स को मिलनी चाहिए, तभी बच्चे का अच्छे से विकास हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायबिटीज़ इज़ ए बेबी इज़ लैक और इनेबिलिटी टू यूज़। यानी कि जो डायबिटीज़ है वो बच्चों के अंदर किसकी कमी से होता है या फिर किसकी कमी से होता है। इनेबिलिटी टू यूज़ मतलब किसकी कमी से, या फिर कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका यूज़ कम होने की वजह से बच्चों के अंदर क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। चाहे बच्चे हो चाहे फिर एडल्ट वन हो, क्वेश्चन तो कैसे भी आपको पूछा जा सकता है। सीधा सीधा मतलब ये है कि डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है। यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, और आप सभी को पता भी होगा इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है डायबिटीज़ कंडीशन। डायबिटीज़ की कंडीशन होती है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से। इंसुलिन नहीं बनेगा तो जो ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन वगैरह वो नहीं होगा, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिसाइड्स प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड अगेंस्ट डिजीज व्हाट इज द अनदर एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। आप अपने बच्चे को किसी भी डिजीज कंडीशन से बचा रहे हो तो उसके साथ में जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके और क्या एडवांटेज है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके और क्या एडवांटेज है। आप बच्चे को किसी भी डिजीज कंडीशन से प्रोटेक्ट तो कर रहे हो, साथ में आपको ये भी पूछा गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो इस ब्रेस्ट फीडिंग के और क्या एडवांटेज होते हैं, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। जो तीन ऑप्शंस आपको दिए गए हैं तीनों ही सही है। ब्रेस्ट मिल्क इज इजी टू डाइजेस्ट देन फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बनाते हैं उससे बेस्ट होता है। जो ब्रेस्ट मिल्क है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट मिल्क डजंट नीड टू बी प्रिपेयर्ड, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बना बनाया मिल जाता है बच्चे को। नेक्स्ट, ब्रेस्ट मिल्क इज़ फ्री एंड रेडिली अवेलेबल, जो ब्रेस्ट मिल्क है वो फ्री और रेडिली अवेलेबल भी हो जाता है। तो ये ऑल ऑफ दी अबव है यहाँ पे, मतलब डिजीज कंडीशन से तो ये प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसमें IgA वगैरह जो पाए जाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और डिजीज कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो साथ में आपको एडवांटेज पूछे गए तो ये जो तीनों एडवांटेज है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द मदर, यानी कि हाउ डज ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द मदर, जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो मदर की किस प्रकार से हेल्प करती है, मतलब किस प्रकार से वो सहायता करती है, ये आपको पूछा गया। तो यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, बोथ A एंड B। ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स यू गेट बैक टू नॉर्मल वेट, जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो क्या हेल्प करती है, एक तो जो नॉर्मल वेट है उसके अंदर वापस आपको ले जाती है। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है जैसे उनकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उनका वेट गेन रहता है थोड़ा बहुत, तो वो वेट गेन जो है वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो किस में हेल्प कर रही है, एक तो नॉर्मल वेट गेन में, यानी कि जो नॉर्मल वेट है उसको ले जाने में। नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर इन वुमेन, और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो ओवेरियन कैंसर के रिस्क को बहुत कम कर देती है। जो भी महिलाएं होती है जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है बच्चों को, उनके अंदर ओवेरियन कैंसर होने के बहुत कम चांसेज होते हैं, ये इस रिस्क को कम कर देती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दो सबसे बड़े फ़ायदे हैं, एक तो नॉर्मल वेट में वापस ले आती है और साथ में जो ओवेरियन कैंसर है उसके रिस्क को भी कम कर देती है। तो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों आप याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which is the most important hormone of our body used to make breast milk, ऐसा कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेस्ट मिल्क बनाता है, ब्रेस्ट मिल्क बनाता है। ठीक है, यहाँ पे हार्मोन का नाम आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में हेल्प करता है, ब्रेस्ट मिल्क बनाने में हेल्प करता है। और दोस्तों आपने ये भी पढ़ा होगा ग्लेक्टोरिया, एक वर्ड आपने सुना होगा ग्लेक्टोरिया। ग्लेक्टोरिया क्या होता है, ग्लेक्टोरिया का मतलब, ग्लेक्टोरिया का मतलब होता है एबनॉर्मली जो है ब्रेस्ट मिल्क का डिस्चार्ज होना, वो क्या कहलाता है, ग्लेक्टोरिया। और ग्लेक्टोरिया क्यों होता है, प्रोलैक्टिनेमिया की वजह से, मतलब प्रोलैक्टिनेमिया की वजह से। प्रोलैक्टिनेमिया का मतलब होता है जो प्रोलैक्टिन है वो ब्लड के अंदर उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोलैक्टिन अगर बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाए तो उसकी वजह से होता है ग्लेक्टोरिया। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ये बहुत ही अच्छी टर्मिनोलॉजी है और बहुत ही ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिल्क मेड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ हैज़ ए सर्टेन नेम, व्हाट इज़ इट, यानी कि जो मिल्क होता है जो बॉडी से पहली बार सिक्रीट होता है, मतलब जैसे ही डिलीवरी उसके बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, उसे किस नाम से जाना जाता है। चाहे किसी का भी हो, मिल्क जो पहली बार सिक्रेट हो रहा है डिलीवरी के बाद में वो क्या कहलाता है, ये आपको पूछा गया है। तो जो भी मिल्क में जो पहला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कोलोस्ट्रम, ये आप सभी ने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर कर देना ऑप्शन थर्ड, कोलोस्ट्रम, उसे क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम। और ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है, मतलब बच्चे की एक प्रकार से ये बूस्टर डोज होती है, लेकिन इसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। बहुत लोगों की ऐसी मानना है कि ये अच्छा नहीं होता है बच्चे के लिए, डायरिया कोज करेगा वो करेगा, कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोलोस्ट्रम बहुत ही अच्छा होता है बच्चे के लिए, ये पिलाना ही पिलाना चाहिए, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चे को, बहुत अच्छा डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है बच्चे को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर मदर हु हैव। देखिए जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कौन सी ऐसी मदर है जिसको ज़रूरत नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की। अगर कोई भी ऐसी डिजीज़ कंडीशन डेवलप हो जाए जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग मदर को करवाने की ज़रूरत नहीं है और मदर से कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाते भी नहीं है, तो वो कौन सी डिजीज़ कंडीशन है ऐसी? ऑप्शन है आपके सामने, हेपेटाइटिस सी, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़ एंड HIV। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा आंसर इसका होगा ऑप्शन फोर्थ, HIV। HIV डिजीज़ कंडीशन अगर किसी मदर को हो रखी है तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहिए। डिलीवरी हो चुकी है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहिए। बाकी जो और कंडीशंस अगर होती है महिला को तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, लेकिन अगर HIV हो रखा है तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ द बेबी एट बर्थ। देखिए एट बर्थ पे बच्चे का कितना नॉर्मली वेट होता है, एवरेज वेट आपको पूछा गया है, एवरेज कितना वजन होता है एट बर्थ पे बेबी का। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकेंड 2.5 kg। 2.5 kg नॉर्मल एवरेज वेट तो होता है। बाकी अगर वैल्यूज़ में बात करें तो 2.5 to 3 kg जो है नॉर्मली वेट होता है, लेकिन एवरेज की बात करें तो 2.5 kg आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन्वॉल्व्स। देखिए जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व किए गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ दी अबव। जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो टाइमली आपको देनी है, एडिक्वेट अमाउंट में जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो आपको देनी है, साथ में एक्टिव फीडिंग। जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो कैसी होनी चाहिए, एक्टिव फीडिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एक बार फीडिंग करवा रहे हो उसके बाद 2-4 घंटे भूल ही गए कि फीडिंग भी करवाना है, क्या बच्चा रो रहा है ना, ऐसा नहीं करना है। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग अगर आप दे रहे हो तो टाइमली देनी चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में, और एक्टिव फीडिंग होनी चाहिए। तो ये सभी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के कुछ फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द इन्फेंट डबल हिज हर बर्थ वेट एट विच मंथ। देखिए कौन से महीने पे बच्चे का वजन 2 गुना हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है। दोस्तों आप सभी ने पढ़ा भी होगा और याद भी होगा, और ऐसे क्वेश्चंस एम्स में भी पूछे जाते हैं, एम्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकेंड 6 मंथ, 6 महीने पर बच्चे का वजन 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मच कार्बोहाइड्रेट शुड एडोलसेंट्स कंज्यूम डेली। जो एडोलसेंट्स होते हैं वो कितना कार्बोहाइड्रेट डेली कंज्यूम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकेंड 45 to 60%, 45 से 60% जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एडोलसेंट्स डेली कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मैनी कैलोरीज पर डे प्री स्कूलर नीड्स। जो प्री स्कूलर होते हैं उनको कितनी कैलोरीज की पर डे नीड होती है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकेंड 1000 to 1400, यानी कि 1000 से लेकर 1400 1400 जो कैलोरीज है उसकी पर डे ज़रूरत होती है प्री स्कूलर स्टूडेंट्स को, या फिर प्री स्कूलर बच्चों को। जो भी प्री स्कूलर चिल्ड्रंस है उनको ज़रूरत होती है 1000 से 1400 कैलोरीज की। ओके, प्री स्कूलर की एज, दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे प्री स्कूलर की एज क्या होती है। आपने पढ़ी होगी पीडिया के अंदर शुरुआती दौर के अंदर, जहाँ पे आप पढ़ते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपने पढ़ा होगा स्कूलर एज, प्री स्कूलर एज, अर्ली स्कूलर एज, है ना, सब कुछ आपने पढ़ा होगा। एडोलसेंट एज, और एडोलसेंट एज भी 2-3 बार 3-4 बार 2-3 बार क्या 3-4 बार एडोलसेंट एज पूछी जा चुकी है, प्री स्कूलर की एज भी पूछी जाती है। तो इस प्रकार के 2-4 क्वेश्चंस जो है जी एंड डी से पूछे जाते हैं हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये आपको बताना है प्री स्कूलर एज कौन सी होती है, कब से कब तक की प्री स्कूलर एज कहलाती है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड गोज अप इन ओल्ड एज। जो ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं उनको कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, यानी कि बुढ़ापे की तरफ आप एक प्रकार से बोल सकते हैं, जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं या बढ़ रहे हैं, जैसे 45 ईयर से 60 साल, यानी कि 45 से 46 हो गया, 47 हो गया, इस प्रकार से एज बढ़ती जा रही है और बुढ़ापे की तरफ पर्सन बढ़ रहा है। तो उस टाइम कौन से न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस टाइम ज़रूरत होती है ऑप्शन सी विटामिन्स जो है वो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। जो देखिए जो ICDS स्कीम है
ICDS, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। ये कब स्टार्ट की गई थी? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, 1975 1975 में ICDS स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी। यहाँ पे ICDS से 3-4 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपको याद कर ही लेना है। CHU के एग्जाम में 3-4 बार वो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देखिए यहाँ पे ICDS गिव्स इम्यूनाइजेशन सर्विसेज टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो ICDS स्कीम है उसके तहत जो इम्यूनाइजेशन की जो सर्विसेज है वो किस किस को देनी चाहिए, ये आपको पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, बोथ A and B, चिल्ड्रंस बिलो 6 ईयर, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर ही लेना इसको। ये 3-4 बार CHU के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए जो ICDS स्कीम है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होती है तो वहाँ पे क्वेश्चन को लंबा करके आपको पूछा जाता है। जो ICDS स्कीम है उसके तहत जो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज दी जाती है वो किन किन को दी जाती है? जो भी बच्चे हैं 6 साल से नीचे की एज के उनको, और जो प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग मदर है उनको, इनको जो सर्विसेज है इम्यूनाइजेशन की प्रोवाइड की जाती है ICDS स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ICDS प्रोग्राम कवर्स अर्बन एंड रूरल एट द पॉपुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि जो ICDS प्रोग्राम है वो अर्बन और रूरल की टोटल कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। अर्बन और रूरल दोनों की कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है ICDS प्रोग्राम? दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, 1 लाख पॉपुलेशन को कवर करता है ICDS प्रोग्राम, चाहे वो अर्बन की हो चाहे वो रूरल की हो, दोनों की कॉम्बिनेशन मिला के 1 लाख पॉपुलेशन को कवर कर लेता है अकेला ICDS प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ सीवियरली माल नरिश्ड चिल्ड्रन 7 मंथ टू 72 मंथ्स इज, यानी कि 6 महीने से 72 महीने का जो बच्चा है वो सीवियरली अगर माल नरिश्ड है तो उसे कितने कैलोरीज की डेली ज़रूरत होगी? सीधा आपको ये पूछा गया है कि 6 महीने से 72 महीने का एक बच्चा है और वो सीवियरली माल नरिश्ड है, यानी कि वो न्यूट्रिशनल डिजीज़ कंडीशन से सफ़र कर रहा है। अब उसको डेली कितने कैलोरीज की ज़रूरत होगी? दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन थर्ड, 800, यानी कि 800 कैलोरीज की डेली ज़रूरत होती है। 6 महीने से 72 महीने के बच्चे की बात हो रही है। कौन से बच्चे की? 6 महीने से 72 महीने के बच्चे की। और उसको कितने कैलोरीज की ज़रूरत होगी? अगर वो PEM या फिर मालनरिश्ड से सफ़र कर रहा है तो 800 कैलोरीज की पर डे उसको ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेली प्रोटीन इनटेक फॉर, यानी कि डेली कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, 20 to 25 ग्राम, यानी कि 20 से 25 ग्राम तो डेली प्रोटीन सभी को लेना ही लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन एल्डरली इज, एल्डरली का मतलब है जो एडल्ट वन होते हैं उनके अंदर डेली कितना कैल्शियम उनको लेना चाहिए, कितना कैल्शियम उनको लेना चाहिए जो एडल्ट वन होते हैं उनको? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन थर्ड, 1000 mg, 1000 मिलीग्राम डेली कैल्शियम एडल्ट वन को लेना ही लेना चाहिए। जो भी एल्डरली पर्सन है उनको लेना ही लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन एल्डरली इज, देखिए जो एडल्ट वन होते हैं उनको कितने प्रोटीन की डेली ज़रूरत होती है? तो आपको यहाँ पे आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, 1 to 2 ग्राम, 1 से 2 ग्राम डेली ज़रूरत होती है। जो भी एल्डरली जो पर्सन्स होते हैं उनको इतने प्रोटीन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज फॉर टॉडलर। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ ही लेता हूँ। जिस प्रकार से आपने प्री स्कूलर जो एज बताई है उसी प्रकार से आपको बतानी है टॉडलर की एज। टॉडलर की एज क्या होती है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था साइटोटॉक्सिक ड्रग को लेकर, कि साइटोटॉक्सिक जो ड्रग्स होती है उनको कौन से बैग के अंदर डिस्कार्ड किया जाता है, कौन से बैग के अंदर डिस्पोज किया जाता है। उसका सही जवाब भी दिया था एक कैंडिडेट ने, और उसका नाम तो याद नहीं है शायद, लेकिन उसने सही जवाब दिया था, उसका सही आंसर था। और उसका सही आंसर जो होगा वो होगा येलो बैग। येलो बैग के अंदर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को डिस्कार्ड किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। दोस्तों आप आंसर क्या करो, जो भी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो वेरी मच। आप इस सभी की मेहनत रंग जरूर लाएगी।
आप सभी आंसर दिया करो जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है टोडलर की एज, और यहाँ पे पूछा गया कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है कैलोरीज की, जो भी टोडलर्स होते हैं उनको। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर कर देना है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा थर्ड, यानी कि 100 यानी 100 टू 1000 टू 1400, यानी कि 1000 से 1400 कैलोरीज की डेली ज़रूरत होती है टॉडलर्स को भी, है ना। तो जो टॉडलर्स की एज है वो आपको बतानी है, और यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन पर डे फॉर टॉडलर। जो टॉडलर्स होते हैं उनको कितने प्रोटीन की डेली ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट 0.55 ग्राम पर केजी पर डे, यानी कि 0.55 ग्राम पर केजी पर डे, यानी पर केजी पर डे इतनी ज़रूरत होती है टॉडलर्स को डेली प्रोटीन की। दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रिशन के बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ थे जो बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस जो हो चुके हैं, और ये पीडीएफ आपको मिल पाएगी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम पे आपको जाना है, नर्सिंग चैलेंजर्स, वहाँ से सर्च करना है और अपने आप को वहाँ पे ऐड कर लेना है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के साथ जल्द ही। तो आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा, और जो प्रीवियस पार्ट्स बनाए हैं वो भी देखना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके। थैंक यू सो वेरी मच, फिर मिलेंगे जल्दी।